वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करने की सबसे पहली मेथड, वो है वेक्टर और फेजर मेथड। ये पूरे वीडियो में हम वेक्टर और फेजर मेथड की हेल्प की मदद से कैसे पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज सम के लिए जितनी भी जरूरी फॉर्मूला है वो सब हम लिस्ट आउट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन or special request, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे कि अगर मुझे ऐसी पैरेलल सर्किट को शॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए ये है हमारा पार्ट 1। तो अब सबसे पहली मेथड रह रहे हैं वो है वेक्टर और फेजर मेथड। तो इसके लिए मैं आपके सामने रख रही हूँ एक पैरेलल सर्किट। एज यू कैन सी इन फिगर कि यहाँ पे आपको दो ब्रांच दिख रही है। सबसे पहली ब्रांच है उसमें है रेजिस्टेंस R1 और उसकी सीरीज में है इंडक्टर L1 और इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। देन जो इस ब्रांच के लिए जो इंपीडेंस है उसकी फॉर्मूला होगी रूट में R1 स्क्वायर प्लस इंडक्टर है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा सो XL1 स्क्वायर। अब दूसरी ब्रांच है वो है रेजिस्टेंस R2, उसकी सीरीज में कैपेसिटर C2 और इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है करंट I2 और इस ब्रांच के लिए जो हमें इंपीडेंस मिलेगा वो है रूट में R2 स्क्वायर प्लस XC2 का स्क्वायर, बिकॉज कैपेसिटर को कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है सो XC2 का स्क्वायर। चलिए अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये पूरी सर्किट को शॉर्ट आउट करने के लिए ग्राफिकली मैं रेफरेंस वेक्टर ले रही हूं, वो है वोल्टेज V। अब ब्रांच फर्स्ट को लेते हैं तो सबसे पहली ब्रांच क्या है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड L। इट मींस रेजिस्टेंस में से वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं और इंडक्टर में वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री पीछे होता है। तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा तो कि बीच का वैल्यू पसंद करना पड़ेगा, बिकॉज कि R और L दोनों कॉम्बिनेशन है तो करंट की वैल्यू ना एग्जैक्ट V के साथ होगी ना V से एग्जैक्ट 90 डिग्री पीछे होगी पर सर्टेन एंगल पर होगी और उस एंगल को हम नाम देंगे φ1 बिकॉज ये ब्रांच 1 के लिए है। सिमिलरली फॉर द ब्रांच 2 जिसमें R और C का कॉम्बिनेशन है, मींस रेजिस्टेंस R2 है तो R में से हमें पता है कि वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं और कैपेसिटर में वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री आगे होता है, बट ये R और C का कॉम्बिनेशन की वजह से हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री ना तो आगे मिलेगा ना वोल्टेज और करंट फेज में मिलेंगे, बीच में मिलेंगे और ये एंगल की जो वैल्यू होगी उसको हम देंगे एंगल φ2 नेम। अब ये जो दोनों करंट है अगर मैं उसका वेक्टर एडिशन करूं तो मुझे जो मिलता है वो मिलता है करंट I। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो करंट है उसके लिए मुझे अगर वैल्यू फाइंड करनी है सम के दौरान तो वो कैसे होगी तो कि करंट I1 इक्वल टू V अपॉन Z1। हमें पता है यहाँ पे R और L रजिस्टर और इंडक्टर मीन्स रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है तब वो सर्किट जो हमें रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसको हम इंपीडेंस बोलेंगे और उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में सीखा है। देन कि I1 जब RL RC ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तब वो करंट का जो ऑपोजिशन करता है उसको हम इंपीडेंस बोलेंगे। सो I1 इक्वल टू V अपॉन Z1 एंड cos φ1 इक्वल to R1 upon Z1. Similarly for branch 2, I2 equal to V upon Z2 and cos φ2 equal to R2 upon Z2. चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब ग्राफिकली हमने फिलहाल देखा था कि यहाँ पे हमने रेफरेंस में लिया था वोल्टेज V और वोल्टेज V की कंपैरिजन में जो हमारा करंट I1 था वो φ1 जितना पीछे था। तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके सामने एक सर्किट ले रही हूँ, मीन्स एक वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ। देन क्या हमें पता है मैथमेटिकली कि ये जो राइट डायरेक्शन में जब जाते हैं तब एक्स एक्सिस पॉजिटिव, देन वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये तो हमें सबको पता है। अब ये I1 को मैं ये कॉम्बिनेशन ये वेक्टर में अगर एडजस्ट करूँ तो I1 यहाँ पे आएगा देन और उसका एंगल अदा होगा एक्स की कंपेरिजन में φ1। अब ये जो एंगल पर I1 है अगर मुझे उसको शॉर्ट आउट करना है तो मुझे उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। देन तो मैं कैसे करूंगी तो हमें पता है
कि ये जो I1 है वो x एक्सिस के साथ phi1 एंगल बना रहा है, मीन्स वो x एक्सिस है वो उसके लिए एडजेसेंट साइड होगी, तो वो जो कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा कोस कंपोनेंट, मीन्स I1 कोस phi1। और ये जो माइनस y वाला कंपोनेंट है वो हमारे लिए होगा वर्टिकल कंपोनेंट I1 साइन phi1। देन और अगर मुझे उसको मैथमेटिकली लिखना है तो मैं लिखूंगी x इक्वल टू I1 कोस phi1 और y में लिखूंगी मैं माइनस I1 साई phi1, बिकॉज ये I1 साई phi1 है वो माइनस y की तरफ दिखाया है। सो यहाँ पे मुझे उसकी साइन कैसे दिखानी है, नेगेटिव। और दूसरी लैंग्वेज में जब पैरेलल सर्किट आप शॉर्ट आउट कर रहे हैं उसमें सबसे पहली ब्रांच हमारे लिए RL थी, जहां पे इंडक्टर प्रेजेंट होगा वहां पे जो y कंपोनेंट होगा उसको हमें नेगेटिव लेना होगा। देन ये याद रखिएगा। और चलो अब कैपेसिटिव कंपोनेंट की ओर आगे बढ़ेंगे कि जिसमें वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट phi2 जितना आगे था। अब ये करंट का मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, तो ये जो phi2 एंगल जहां पे बन रहा है मींस x एक्सिस वो उसके लिए एडजेसेंट साइड होगी, सो I2 cos phi2, और जो y एक्सिस होगी वो उसके लिए होगी I2 sin phi2। तो यहाँ पे उसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव। देन अगर मुझे टोटल करंट I की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों का वेक्टर एडिशन टोटल करंट I, तो अगर मैथमेटिकली फाइंड करना है तो रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डन। तो ये सारी फॉर्मूलाज आपको लिस्ट आउट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सोल्व अ पैरेलल सर्किट बाय वेक्टर और फेजर मेथड। डन। और ये वोल्टेज की कंपैरिजन में जो करंट जितना आगे होगा उस एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मुझे ये फाई की वैल्यू जाननी है तो उसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स y upon x। That's it for the today. Thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.